आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की और नेता बनने के रास्ते इसलिए बनाकर गए थे कि हम लोग 88 और 90% होने के बावजूद अपने ही समाज का जुल्म होता रहे और हम चुपचाप देखते रहे? जो लोग संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जीत के जाते हैं, क्या वो कभी समाज के दर्द को, समाज के मुद्दों को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर उठाते हैं? मैं बिहार की सरकार को शुभकामनाएं देता हूं और देश के बाकी राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि आप भी जातिगत जनगणना करवाइए के पैसे से हमारी वोट खरीदता है। सरकार बनाने के बाद उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो हमारे बच्चों का भविष्य बेच देता है, पूरे देश को बेच देता है। तो जब तक हम सच को जानेंगे नहीं और सच को मानेंगे नहीं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब मैं वापस आता हूं पढ़ाई वाली बात पर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे पढ़ाई के रास्ते खोल दिए, हमें सबको वोट का अधिकार भी दिला दिया, हमें सबको संपत्ति का अधिकार भी दिलवा दिया, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन भी दिलवा दिया, नौकरी में रिजर्वेशन भी दिलवा दिया और तो और राजनीति में रिजर्वेशन दिला दिया। सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो क्या हम लोग पढ़ पाते, क्या मैं वकील बन पाता? अगर बाबा साहेब रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो क्या मैं एमएलए बन पाता? और एमएलए नहीं बन पाता तो क्या मैं मंत्री बन पाता? मैं अगर सरकार में 2 बार मंत्री बना तो केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की, मैं उसकी वजह से मंत्री बना। तो हमें पहले तो सच को जानना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मिला है। उन्होंने अपने 4 बच्चे गंवा दिए, उनके 4 बच्चे कुपोषण की वजह से बीमार होकर मर गए। जवानी में उनकी पत्नी माता रमाबाई चली गई, फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिम्मत नहीं हारी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें रिजर्वेशन की व्यवस्था करके हमारे पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की और नेता बनने के रास्ते इसलिए बनाकर गए थे कि हम लोग 88 और 90% होने के बावजूद अपने ही समाज का जुल्म होता रहे और हम चुपचाप देखते रहे? जो लोग संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जीत के जाते हैं, क्या वो कभी समाज के दर्द को, समाज के मुद्दों को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर उठाते हैं? आपने जो आज का मुद्दा रखा है, माता रमाबाई की जयंती तो मना ही रहे, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में मन रही है, लेकिन आपने इसी के अंदर जातिगत जनगणना की बात की है। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आप सब लोग को शुभकामनाएं। कम से कम बिहार के अंदर, बिहार पहला राज्य देश का बन गया जहां कल से जातिगत जनगणना शुरू हो गई है। इसका फायदा क्या होगा? जब जाति की गणना होगी तो बिहार के अंदर अलग अलग जातियों के लोग, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, जब इस बात का पता चलेगा तो वहां की सरकार फिर उनके विकास के लिए कैसे उनको आगे लाया जाए, कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उनके लिए योजना बनाएगी। और एक और जानकारी आपको दे दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो रिजर्वेशन, प्रमोशन के रिजर्वेशन के बारे में है। वो ये कहता है कि सरकारों को सर्वे करवाना चाहिए, सरकार के पास डाटा होना चाहिए कि किसको प्रतिनिधित्व मिला, किसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। तो अगर सरकार ये सर्वे ही नहीं करेगी तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कैसे तय होगा? फिर आपको रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये जो शुरुआत हुई है बिहार से, मैं बिहार की सरकार को शुभकामनाएं देता हूं और देश के बाकी राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं
कि आप भी जातिगत जनगणना करवाइए, ताकि सभी जाति के वर्गों के लोगों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चल सके। और दूसरी बात, आज संसद के अंदर कम से कम 60 से 70% सांसद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हैं। अगर उस 70% से भी ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के सांसद संसद के अंदर हैं और उसके बावजूद अगर केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है, तो इसके लिए तो हमारे उन सांसदों को डूब के मर जाना चाहिए, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने समाज की न्याय की लड़ाई को लड़ सके। क्या उनको सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए? अगर वो सारे मिलकर संसद में ये कह दें कि या तो सरकार जातिगत जनगणना करवाए वरना हम सारे के सारे रिजाइन देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं केंद्र सरकार 2 मिनट के अंदर घोषणा करेगी कि कल से ही हम जाति की जनगणना शुरू करवा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने गुलामों को भेजा है। जो मेरे साथी छोटे भाई बोल रहे थे कि हमारा तब से अपना ओबीसी का मुख्यमंत्री है। अरे भाई, ओबीसी का मुख्यमंत्री है तो फिर मध्य प्रदेश में तो जातिगत जनगणना करवा दो। विचार का रिश्ता बड़ा होता है, जो आपके विचार से मेल नहीं खाता वो आपका नहीं है। तो ऐसे लोगों से काम नहीं चलेगा। और आज सबसे ज्यादा दुख की बात यह, ना केवल भारत के संविधान को बदलने की साजिश कर रहे हैं, बल्कि एक बड़ा खेल हुआ है। बड़े मुश्किल से आपके पढ़ने लिखने के रास्ते खुले थे, बड़े मुश्किल से आपके सरकारी नौकरी के रास्ते खुले थे, लेकिन वो रास्ते अब सरकारों ने खुद ही बंद कर दिए। पहले क्या था, प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, प्राइवेट कॉलेज भी ना के बराबर थे। सभी के बच्चे अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, नेता हो, चपरासी हो, आईएएस हो, कलेक्टर, कोई भी हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो टीचर पक्षपात तो करता था, दलित पिछड़ों के बच्चों को पीछे बिठा देता था, अगड़ों के बच्चों को आगे बिठा देता था। लेकिन जब वो चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना। उसका असर ये होता था कि जिस बच्चे के अंदर लगन होती थी, प्रतिभा होती थी, वो बच्चा पीछे बैठकर भी मेहनत करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह इतिहास लिख देता था। हम लोगों ने तो सर्वे करवाया कि देश के अंदर जितने सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जज हैं, जितने सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, जितने सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, जितने सीनियर प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। हमारे सर्वे में ये निकल कर आया, विधायक जी, सर्वे में ये निकल कर आया 98% सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में बहुत बढ़िया पढ़ाई थी, बहुत अच्छी पढ़ाई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब से लगभग 40 साल पहले धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को सरकारों ने एक साजिश के तहत कमजोर करना शुरू किया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए, प्राइवेट कॉलेज खोलने शुरू कर दिए। और उसके बाद देखो, पहले बच्चे इंजीनियर बनने के लिए, अब से केवल 10-15 साल पहले, केवल 10-15 साल पहले तक भी एक इंजीनियर जो 4 साल का कोर्स करके बनता है, 4 साल का कोर्स करने के लिए 15 साल पहले 1 लाख रुपए में बन जाता था। आज सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कम से कम मान लो 15 लाख रुपए खर्च करता है तो इंजीनियर बनता है। तो क्या हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के 99% लोग ऐसे हैं जो ये 10 से 15 लाख रुपए का खर्च उठा पाए? 99% नहीं उठा सकते, केवल 1% उठा पाएंगे, मुश्किल से 1%। तो ये साजिश किसने की है? जब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकार कॉलेज के पैसे कमाने के लिए खोल रही है, और उस सरकार की क्या आपको जरूरत है जो आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, जो आपके इलाज का खर्चा ना उठा पाए? क्या ऐसी सरकार की जरूरत है?
तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, जिसमें शहरों के अंदर प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ये सारे खर्चे अगर जोड़ लें तो एक बच्चे के पढ़ाने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 हजार रुपया शहरों में चाहिए। दिल्ली जैसे शहर की बात नहीं कर रहा मैं, आपके जो छोटे नजदीकी शहर है उनकी बात कर रहा हूं। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं। इसका मतलब केवल 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक परिवार को कम से कम 15,000 रुपया चाहिए। और हमारे SC ST OBC के 99% परिवार ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ दे तो मुश्किल से 5,000 से 15,000 के बीच है। तो क्या हमारे ये 99% लोग अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का 15,000 का खर्चा उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते ना। तो आपके बच्चे कहां पढ़ेंगे? सरकारी में पढ़ेंगे। और सरकारी स्कूलों को उन्होंने कमजोर कर दिया। वहां पे उन्होंने टीचरों की भर्ती बंद कर दी। टीचर नहीं है, पढ़ाई का माहौल नहीं है। सरकारी स्कूलों का ऐसा बना दिया जहां से पढ़ के बच्चे कामयाब नहीं हो सके। यानी कि साजिश इतनी बड़ी है, पढ़ाई को इतना महंगा कर दो। ये डॉक्टर अंबेडकर इनके पढ़ने के रास्ते खोल गया, इनके नौकरी के रास्ते खोल गया। इनके पढ़ाई के रास्ते भी बंद करने, इनके नौकरी के रास्ते भी बंद करने। तो साजिश ये रची कि डॉक्टर अंबेडकर ने सबको एक वोट का अधिकार दिया है, वोट इनके पास है, सरकार बनाने के लिए वोट तो इन्हीं की मिलेगी, तो वोट तो इनकी चाहिए। तो फिर पढ़ाई का रास्ता कैसे बंद करें, सरकारी नौकरी का रास्ता कैसे बंद करें? तो वो इतने धूर्त हैं, इतने चालाक हैं, इतने षड्यंत्रकारी हैं। उन लोगों ने क्या किया, पढ़ाई को इतना महंगा कर दो कि ये पढ़ाई का खर्चा ही ना उठा पाए, अपने आप इनके बच्चे पढ़ाई छोड़ दें। इस तरीके से तो आपके बच्चों से इन्होंने पढ़ाई छीन ली। और जो सरकारी नौकरियों में हमारे लोग ज्यादातर किस में आते थे? सबसे ज्यादा आते थे रेलवे में। रेलवे प्राइवेटाइज कर दिया। पोस्ट ऑफिस में आते थे सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे। पोस्ट ऑफिस तो बंद ही कर दिए। उसके बाद आपके जो फोन की जो कंपनियां थी, MTNL बेच दिया, BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी। भारत सरकार के जितने बड़े बड़े उपक्रम थे जहां पे आपके लाखों लाखों बच्चों की नौकरियां लग जाया करती थी, वो सारे इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए। और जो प्राइवेटाइज हो गया वहां आपके बच्चों का रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो गया। और रहा आपके बच्चे ज्यादातर 4th क्लास में आ जाते थे। 4th क्लास में इन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। अब ठेके पे भर्ती हो रही है, वहां कोई आपके बच्चों की नौकरी लगती नहीं, क्योंकि ठेकेदार की मर्जी, किसको रखकर जब मर्जी निकाल दे। तो आपके बच्चों की पढ़ाई भी गई और आपके बच्चों की नौकरी भी गई। और टिकट ऐसे लोगों को देते चुन चुन के, जो जीत के तो जाते हैं आपकी वोट से। अच्छा, इसमें आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी। बाबा साहब ने सरकार चुनने के लिए वोट का अधिकार दिया, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव के टाइम पे हमारे लोगों को, किसी को शराब की बोतल दे दी, किसी को 1000-2000 रुपए दे दिए, किसी को 10-20 किलो अनाज दे दिया। और हम लोग ये भूल गए, इसी वोट से 5 साल के लिए हम अपना सरकार चुनेंगे। हम शराब की बोतल में अपनी वोट बेच रहे हैं, हम 1-2 हजार रुपए में अपनी वोट बेच रहे हैं, हम 10-20 किलो अनाज में अपनी वोट बेच रहे हैं। और हम ये भूल जाते हैं, वो नेता जिन पूंजीपतियों के पैसे से हमारी वोट खरीदता है, सरकार बनाने के बाद उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो हमारे बच्चों का भविष्य बेच देता है, पूरे देश को बेच देता है। तो हमें अपनी